सो आज हम शुरू करेंगे फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 2। इसको हम डिटेल में देखेंगे हम कैसे करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कल हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी, कुछ टिप्स, हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो इमेजेस अगर हम कोई अपने टेक में यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इसके इंटेलेक्चुअल ओनर हैं तो प्लीज लेट अस नो, हम इनको अपने डेक से रिमूव कर देंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कुछ 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेजेस। आज हम कवर करेंगे पैसेजेस 4 to 6, 1 to 3 प्रीवियस सेशन में कवर हुए थे। हम सारे सॉल्यूशंस देखेंगे एक्सप्लेनेशंस के साथ। पैसेज 4, तो ये पैसेज है जिसको हमें रूल्स को फॉलो करना है, इसको थोड़ा डिटेल में समझना है पहले, और जब हम इसको समझ लें तो इसके क्वेश्चंस को हमें आंसर करने की कोशिश करना है। तो पैसेज है क्या? People very often complain that poverty is a great evil and that it is not possible to be happy unless one has a lot of money. तो ओपनिंग स्टेटमेंट और एंडिंग स्टेटमेंट आमतौर पर हमें पैराग्राफ का हिंट दे देती हैं कि ये पैराग्राफ है किस चीज के ऊपर। इस केस में ओपनिंग लाइन जो है पैराग्राफ की वो कह रही है कि लोग कई बार ये कंप्लेंट करते हैं कि पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो एक बड़ा इविल है, और अगर कोई हैप्पी होना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है बहुत सारा पैसा होना। एक्चुअली दिस इज नॉट नेसेसरी ट्रू, पर यह सच नहीं है। Even a poor man living in a small hut with none of the comforts and luxuries of life may be quite content with his lot and achieve a measure of happiness. एक ऐसा गरीब आदमी जो कि एक छोटे से हट में रहता हो, जिसके पास कोई भी लाइफ का कंफर्ट और लग्जरी ना हो, वो तब भी कंटेंट हो सकता है लाइफ से, और उसके पास कुछ हैप्पीनेस हो सकती है। On the other hand, a very rich man living in palace and enjoying everything that money can buy may still be miserable. For example, he does not enjoy good health or his only son has taken to evil ways. दूसरी तरफ एक अमीर आदमी जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहता हो, वो सारी चीजें उनको तो एंजॉय करता है जो मनी बाय कर सकता है, बट वो फिर भी मिजरेबल हो सकता है, फिर भी दुखी हो सकता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उसके पास अच्छी हेल्थ ना हो, या उसका एक ही सन हो, एक ही लड़का हो, और वो लड़का जो है वो इविल वेज, वो बुरे रास्तों की तरफ चल पड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही मे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस वरीज व्हिच कीप हिम ऑन टेंटरहुक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ एक वर्ड है टेंटरहुक्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। तो इसके अलावा उसके पास बड़ा बिजनेस होने के कारण, अमीर होने के कारण बड़ी वरीज भी होंगी, उतनी बड़ी वरीज होंगी, और बिजनेस वरीज उसको टेंटर हुक पर रख सकती हैं, मतलब उसको एंक्शियस रख सकती हैं ज्यादातर टाइम। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट मनी कैन बाय एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ मैन्स हैप्पीनेस एंड व्हिच मनी कांट प्रोक्योर। तो एक लिमिट है कि मनी क्या बाय कर सकता है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं आदमी की हैप्पीनेस के लिए जो मनी बाय नहीं कर सकता। Real happiness is a matter of right attitude and capacity of being content with whatever you have. तो उसके बाद ऑथर कंक्लूड कर रहा है इस पैराग्राफ को। वो कह रहा है सच्ची हैप्पीनेस जो है वो राइट एटीट्यूड से आएगी, और आपका ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कंटेंट रहें, हैप्पी रहें, जो आपके पास है उसी के साथ। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द फ्रेज ऑन टेंटरहुक मीन्स इन अ स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस, in a state of anxiety, in a state of sadness, या in a state of forgetfulness. आप इन चारों चॉइसेस में से चूज कर सकते हैं ABCD, राइट चॉइस कौन सा है, और फिर हम डिस्कस करेंगे राइट आंसर कौन सा है। The phrase on tenterhook means in a state of thoughtfulness, in a state of anxiety, in a state of sadness, in a state of forgetfulness. तो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स है in a state of anxiety. The phrase on tenterhooks means being in a state of anxiety. This phrase comes from practice of stretching cloth on hooks. These hooks, which were holding clothes, were called tenterhooks to keep it taut and prevent it from becoming wrinkled. तो जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो आमतौर पर हम उनको थोड़ा चौड़ा के, थोड़ा टाइट करके सुखाने की कोशिश करते हैं,
करने के लिए हम हुक्स लगाते हैं, तो वो हुक्स को हम कहेंगे टेंटर हुक्स, और इसके कारण उनके ऊपर क्रीज उनकी खराब नहीं होती, वो रिंकल्ड नहीं होते। तो ये फ्रेज वहां से आता है। When somebody is on tempter hooks, they are in a state of suspense or anxiety, as if they are waiting anxiously for something to happen. तो अगर कोई टेंटर हुक्स पर है तो वो ऐसी स्टेट में है जहां उसके पास सस्पेंस या एंग्जाइटी है, तो वो एंग्शियसली वेट कर रहा है किसी चीज के होने का, कोई इवेंट के होने का। In the passage, it is mentioned that a very rich man might experience business worries that keep him on tenterhooks most of the time. तो पैराग्राफ में इसकी बात करी गई थी कि कोई भी अमीर आदमी के पास बिजनेस वरीज हो सकती है इतनी सारी कि वो उसको रखे टेंटर हुक्स पर, मतलब वो उसको एंग्जाइटी की स्टेट में रखे। This indicates that these worries cause him to be in a state of continuous anxiety, reflecting that despite his wealth, he is not necessarily free from distress. तो इसके कारण ये प्रूव होता है कि ऑल्दो उसके पास बहुत सारा पैसा है, तब भी वो जरूरी नहीं कि वो दुख से दूर हो। Second question, it is true that money alone can give happiness. Money always gives happiness. Money seldom gives happiness. Money alone cannot give happiness. 4 चॉइसेस हैं, हमें चूज करना है बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। जो इस पैराग्राफ की नॉलेज थी उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? मनी अलोन कैन गिव हैप्पीनेस, मनी अकेला हैप्पीनेस दे सकता है। मनी ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, मनी हमेशा खुशी देता है। मनी सेल्डम गिव्स हैप्पीनेस, मनी कभी कभी खुशी देता है। मनी अलोन कैनॉट गिव हैप्पीनेस, मनी के कारण खुशी नहीं मिल सकती। अब चूज करिए, राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? चलिए इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। जैसे कि ऑथर ने बहुत शुरू में ही कहा कि मनी अलोन कैनॉट गिव हैप्पीनेस, ये ऑप्शन गलत है। मनी ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, ऑलवेज का क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी अमीर लोग भी दुखी होते हैं और गरीब लोग भी खुशी हो सकते हैं, तो इसलिए मनी हमेशा हैप्पीनेस देते हैं सच नहीं है। कई बार मनी होते हुए भी आप अनहैप्पी हो सकते हैं। मनी सेल्डम गिव्स हैप्पीनेस, ऐसा हो सकता है, पर ऑथर ने नेसेसरली ऐसा नहीं कहा कि मनी कभी कभी खुशी देता है, रेयरली खुशी देता है, ऐसा नहीं है। मनी आमतौर पर खुशी ही देता है, पर कभी कभी मनी के साथ दुख भी आता है। मनी अलोन कैनॉट गिव हैप्पीनेस, ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास सिर्फ मनी है और बाकी चीजें नहीं है तो क्या आप हैप्पी होंगे? सच है कि आप हैप्पी नहीं होंगे। तो मनी अलोन कैनॉट गिव हैप्पीनेस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लेते हैं एक बार। Money alone cannot give happiness is the correct answer. The passage argues that happiness is not solely dependent on health. तो पैराग्राफ ये आर्ग्यू करता है कि हैप्पीनेस सिर्फ वेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। It provides examples of both poor and rich individuals to illustrate this point. तो वो अमीर और गरीब दोनों बच्चों के बारे में बताता है कि दोनों इंडिविजुअल्स के बारे में बताता है कि वो कब खुश रहते हैं कब नहीं रहते। A poor person, despite lacking material comforts, may find contentment and happiness. तो एक गरीब आदमी अगर उसके पास मटेरियल कंफर्ट नहीं है तब भी वो कंटेंट और हैप्पी हो सकता है। Conversely, a rich person might still be unhappy due to factors like poor health, family problems और business worry. दूसरी तरफ एक अमीर आदमी तब भी दुखी हो सकता है क्योंकि उसके पास हो सकता है पुअर हेल्थ हो, उसकी हेल्थ अच्छी ना हो, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हो या उसकी कुछ बिजनेस वरीज हो। This passage emphasizes that there are many aspects of happiness that money cannot buy, and that true happiness is more about having the right attitude and being content with what one has. तो पैसेज इस बात को एम्फोसाइज करता है कि हैप्पीनेस के कई एस्पेक्ट होते हैं और कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी होते हैं जो मनी बाय नहीं कर सकता। तो ट्रू हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड क्या करता है? राइट एटीट्यूड के कारण, और अगर आप हैप्पी हैं आपके साथ जो कुछ है उसके कारण, तो आप हैप्पी हो सकते हैं। Next question. A rich man's life may become miserable if he has evil son, bad health, and business worries, does not enjoy good health, has business worries, and his son has taken to evil ways.
तो हमारे पास 4 चॉइसेस गिवन है। अगेन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ हमें चूज करना है कि राइट चॉइस कौन सी है। तो अ रिच मैन्स लाइफ मे बिकम मिजरेबल, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है मे बिकम मिजरेबल। उसकी लाइफ कब मिजरेबल हो सकती है हमें चूज करना है। हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, तो हम एक ऐसी चॉइस लेते हैं, बी चॉइस लेके देखते हैं, डज नॉट एंजॉय गुड हेल्थ। तो अ रिच मैन्स लाइफ मे बिकम मिजरेबल इफ ही डज नॉट एंजॉय गुड हेल्थ सीम्स ओके, ये सच ही लग रहा है। हैज बिजनेस वरीज, ये भी ठीक ही लग रहा है। हैज बिजनेस वरीज एंड हिज ओनली सन हैज टेकन टू इविल वेज, तो एक बिजनेस वरीज भी आ गया, सन का इविल वे भी आ गया, ये भी ठीक लग रहा है। एक चौथी ऑप्शन और है, इविल सन, बैड हेल्थ एंड बिजनेस वरीज, तो इसमें तीनों चीजें कवर करी है, बाकी सब में एक एक चीज कवर करी है, यहां पर 2 थी। तो अब हम शुड वी टेक द ऑप्शन ऑफ 3 जिनमें 3 चीजें इंक्लूड करी हैं, और ये तीनों चीजें उसने चैप्टर में डाली हैं, इसी सेक्शन में डाली है। गुड हेल्थ डाला है, ओनिसन डाला है, इविल वेस्ट डाला है, इसीलिए ये 3 चीजें यहां पर थी। और जो ऑप्शन ए है वो तीनों को कवर कर रहा है। बाकी ऑप्शंस भी ठीक हो सकते थे अगर ए ना प्रेजेंट होता, तो डी बेटर ऑप्शन था। अगर डी ना होता तो बी या सी में से हम चूज कर सकते थे, पर फॉर नाउ जो बेस्ट ऑप्शन है इन सब में वो है ऑप्शन ए, हैज इविल सन, बैड हेल्थ एंड बिजनेस वरीज। The passage describes that a very rich man might still be miserable despite his health if he faces several specific issues. It mentions bad health, evil son and business worries. ये तीनों ही थे, इसीलिए ये उसको अनहैप्पीनेस कॉज कर सकते हैं। Fourth question, which of the following is the most appropriate title to the passage? Poverty, a great evil, the key to happiness, contentment, the key of happiness, money and contentment. तो हमें अब चूज करना है अप्रोप्रिएट टाइटल इस पैसेज के लिए। क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शन होना चाहिए? शुड इट बी ए, पॉवर्टी अ ग्रेट इविल, द की ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट द की ऑफ हैप्पीनेस, या मनी एंड मैनेजमेंट? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। अब ये चारों ही जो चॉइसेस हैं दे आर वेरी नियर टू व्हाट द पैसेज सेज। ये कहना मुश्किल है कि ये चारों चॉइसेस गलत हैं। पॉवर्टी अ ग्रेट इविल ऐसा इस पैराग्राफ में नहीं कहा गया, ये उल्टा कहा गया कि पॉवर्टी होते हुए भी लोग हैप्पी रह सकते हैं। द की ऑफ हैप्पीनेस, हालांकि इसमें बात करी गई है हैप्पीनेस की, तो और एंडिंग में भी उसने हैप्पीनेस डाला है। द रियल हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ राइट एटीट्यूड, तो दिस कैन बी अ पोटेंशियल करेक्ट आंसर, ये पोटेंशियली करेक्ट हो सकता है। कंटेंटमेंट द की ऑफ हैप्पीनेस, अगेन वो बार बार कंटेंट की बात कर रहा है, कंटेंट वर्ड आया, फिर उसने बाद में दोबारा बोला कि दे आर नॉट नेसेसरी व्हिच मनी कैन प्रोक्योर, तो कंटेंटमेंट की बात कर रहा है, ये भी ठीक हो सकता है। मनी एंड कंटेंटमेंट नहीं, वो मनी के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं दे रहा, वो लैक ऑफ मनी की भी बात कर रहा है, कंटेंटमेंट के साथ अनहैप्पीनेस की भी बात कर रहा है। तो अगर इन चारों चॉइसेस में देखा जाए तो वो इस पैराग्राफ के अंदर आर्ग्यू कर रहा है पहले और लास्ट लाइन को देखकर कि पीपल ऑफन कंप्लेन पॉवर्टी इज अ ग्रेट इविल, पर ये मेन थीम नहीं है इस पैराग्राफ का। मेन थीम इस पैराग्राफ के ये है कि कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस कैसे लिंक्ड है, इसीलिए राइट आंसर इसका है टाइप सी। डिटेल में एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लेते हैं। The passage argues that true happiness is not necessarily linked to health. तो पैसेज ये आर्ग्यू करता है कि असली जो हैप्पीनेस है वो वेल्थ से लिंक्ड नहीं है। It emphasizes the importance of having the right attitude and being content with what hand has. तो ये एम्फोसाइज कर रहा है इस इंपॉर्टेंस की कि राइट एटीट्यूड और जो आपके कुछ है आप उससे खुश रहें, ये इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस के लिए, कंटेंटमेंट के लिए। The key message is that contentment, regardless of one's financial status, is crucial for achieving happiness. तो ये की मैसेज जो है, जो मेन टॉपिक है, जो मेन आइडिया है इस मैसेज का, वो ये कन्वे कर रहा है कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उससे आपका हैप्पीनेस पे, कंटेंटमेंट पे फर्क नहीं पड़ता। क्रूशियल ये है कि अगर आप के पास जो कुछ है आप उसमें खुश हैं,
या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप खुश रह सकते हैं, तो आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। द पैसेज स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट रियल हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन वन एटीट्यूड and the ability to be content with one's circumstances rather than the amount of money one possesses. तो पैसेज ये स्टेट कर रहा है कि जो रियल हैप्पीनेस है, असली खुशी है, वो डिपेंड करती है किसी एक पर्सन के एटीट्यूड पे और इस बात पे कि क्या वो हैप्पी रह सकता है अपने सर्कमस्टांसेस में, रादर देन कि जितना मनी है उसके पास। Thus, option C, contentment the key to happiness, encapsulates the central theme of passage best by highlighting that contentment is fundamental to happiness. इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो इस बात को इनकैप्सुलेट करती है कि जो सेंट्रल थीम है इस पैसेज का वो है कि कंटेंटमेंट जो है वो फंडामेंटल है हैप्पीनेस को, कि जो कंटेंटमेंट है उसके कारण ही आप हैप्पी रह सकते हैं। फिफ्थ पैसेज, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हमारे पास चार चॉइसेस हैं। ए, ओनली अ पुअर बट कंटेंट मैन कैन बी हैप्पी। हमें बताना है कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, सच स्टेटमेंट कौन सा है। ओनली अ पुअर बट कंटेंट मैन कैन बी हैप्पी। अगर एक पर्सन पुअर है तभी वो हैप्पी हो सकता है जब वो कंटेंट भी हो। अ पुअर बट कंटेंट मैन कैन नेवर बी हैप्पी। एक आदमी है, एक पर्सन है जो पुअर है बट कंटेंट है, ही कैन नेवर बी हैप्पी। अ पुअर बट कंटेंट मैन कैन बी हैप्पी। एक पुअर है पर वो कंटेंट है, क्या वो हैप्पी हो सकता है? अ पुअर बट कंटेंट मैन इज ऑलवेज हैप्पी। एक पुअर और कंटेंट मैन हमेशा हैप्पी होता है। तो इस तरह के आपने, अगर आपके पास क्वेश्चंस आए और आपको सॉल्व करना हो तो टिपिकली आप पाएंगे कि जब भी ऑलवेज जैसे वर्ड आए तो ये आपके लिए ऑलवेज, नेवर, ये टिपिकली ट्रिकी वो है। आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है ये स्टेट कर पाना कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये ऐसा ट्रूथ है जिसके लिए आप नेवर, ऑलवेज, फॉरएवर ऐसे वर्ड्स यूज करें। तो इसीलिए आमतौर पर ये ऑप्शंस नहीं होंगे, दे विल टिपिकली बी रॉन्ग आंसर्स। अब हम चलते हैं बचे हुए दो आंसर्स की तरफ। ओनली अ पुअर बट कंटेंट मैन कैन बी हैप्पी। तो एक आदमी जो पुअर भी है और कंटेंट भी है और नेसेसरली पुअर है वही हैप्पी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। पर अगर आपने आर्ग्यू करा है कि दुखी में जो अमीर आदमी है कई बार वो दुखी भी हो सकता है, पर इसका मतलब अमीर आदमी खुशी भी हो सकता है, इसीलिए ये चॉइस गलत है। तो एक हमारे पास चॉइस बनता है, अ पुअर बट कंटेंट मैन कैन बी हैप्पी, ये ठीक लगता है। एक आदमी पुअर है बट वो कंटेंट है, क्या वो हैप्पी हो सकता है? आंसर इज यस। अ पुअर बट कंटेंट मैन कैन बी हैप्पी। So the passage argues that happiness is not solely dependent on wealth. It provides an example of poor person living in modest setting who can still be quite content and achieve a measure of happiness. तो ये आर्ग्यू कर रहा है हमारा पैराग्राफ कि जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ वेल्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसा एग्जांपल कि एक पुअर पर्सन है जो कि रह रहा है एक मॉडर्न सेटिंग के अंदर, एक बहुत बड़े घर में नहीं रह रहा, वो तब भी क्वाइट कंटेंट और हैप्पी हो सकता है। द की आइडिया इज दैट इवन विदाउट मटेरियल वेल्थ अ पर्सन कंटेंटमेंट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सर्कमस्टेंसेस कैन लीड टू हैप्पीनेस। तो आइडिया ये है कि अगर हमारे पास मटेरियल वेल्थ नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तब भी एक पर्सन की कंटेंटमेंट और उसका एटीट्यूड जो उसके सर्कमस्टेंसेस उनके प्रति उसको हैप्पीनेस दे सकता है। Passage does not claim that contentment guarantees constant happiness, which would be an absolute statement like always happy, but it does suggest that contentment can enable happiness even in poverty. तो पैसेज ये नहीं क्लेम करता कि कंटेंटमेंट गारंटी करता है लगातार हैप्पीनेस, तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑलवेज हैप्पी। तो टिपिकली आप पाएंगे कि ऐसे आपको पैराग्राफ्स कम मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बट इट डज सजेस्ट दैट कंटेंटमेंट कैन इनेबल हैप्पीनेस इवन इन पॉवर्टी। पर वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कंटेंटमेंट है तो और आप पुअर हैं तभी आप हैप्पी हो सकते हैं। देयरफॉर सी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पैसेज पॉइंट दैट अ पुअर बट कंटेंट मैन हैज अ पोटेंशियल टू बी हैप्पी। फिफ्थ पैसेज, नया पैसेज आ गया हमारे पास। अगेन हमें इसको केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहले
और माइंड में रखना है कि मेन टॉपिक जो था यहाँ पर वो क्या था, उसको हमने क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, फिर उसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चंस देख पाएंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रीफली कॉल्ड WHO। तो आर्टिकल लग रहा है WHO के ऊपर है। इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है WHO की, यूनाइटेड नेशंस का, और इसको बनाया गया था 1948 में। International health workers can be seen working in all kinds of surroundings in desert, jungle, mountains, coconut groves and rice field। तो ये बता रहा ऑथर कि जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर हैं वो काम करते हैं WHO के साथ, और उनको आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह, वो डेजर्ट में भी काम कर रहे होंगे, जंगल में भी काम कर रहे होंगे, राइस फील्ड में भी काम कर रहे होंगे। दे हेल्प द सिक टू अटेन हेल्थ एंड द हेल्थी टू मेंटेन देयर हेल्थ। तो हेल्प करते हैं क्या ये इंटरनेशनल वर्कर्स जो हैं, जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जो सिक है, जो बीमार है, उनको हेल्थ अटेन करने में, ताकि वो हेल्दी हो सकें, और ऐसे लोगों को जो हेल्दी है उनकी हेल्थ हम फर्दर मेंटेन कर पाए। दिस ग्लोबल हेल्थ टीम असिस्ट द लोकल हेल्थ वर्कर्स इन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ व्हाट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कॉलेरा। तो ये जो ग्लोबल हेल्थ टीम है वो कई बार लोकल हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको भी हेल्प करती है, ताकि वो अगर कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई ऐसा डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन फैल सकता है जैसे कॉलेरा, उसको प्रिवेंट कर पाए। दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड कैन बी थ्रेट टू वर्ल्ड हेल्थ। ये डिजीज कुछ ऐसे होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी फैल सकते हैं लोगों के थ्रू, और इसीलिए ये थ्रेट हो सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ के लिए। WHO assists different national health authorities not only in controlling diseases but also in preventing them altogether। तो WHO असिस्ट करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को ताकि वो डिजीजेस को कंट्रोल कर पाए और इनफैक्ट उसको पूरी तरह प्रिवेंट कर पाए। ये सब WHO का काम है। टोटल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल इन अ नंबर ऑफ वेज। Everyone knows how people, particularly children, are vaccinated against one disease and or another. Similarly, most people are familiar with the spraying of poisonous substances in houses which kill disease-carrying insects. तो टोटल प्रिवेंशन जो है उसको कई तरीके से रोका जा सकता है। एक तरीका ये है कि लोग जो है उनको हम वैक्सीनेशन करवा दें। टिपिकली जब वो बच्चे हैं तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर जो लोग फेमिलियर हैं स्प्रेइंग से, तो वो कई बार अपने घर के अंदर स्प्रे करते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बीमारी फैलाते हैं उनको मार पाए। तो हमारे पास अब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं। 5 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। पहला क्वेश्चन, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। हियर स्पेशलाइज्ड मींस, तो एक सेंटेंस था जो हमने देखा था पैराग्राफ के अंदर, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो ये जो सेंटेंस था इसमें जो वर्ड है स्पेशलाइज्ड, उसका मीनिंग क्या है? मेड सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्पस के लिए सुटेबल बनाना, एक्सपर्ट होना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना या अनकॉमन होना। क्या लगता है आपको? 4 चॉइसेस हैं आपके पास, राइट चॉइस आपने बताना है। तो राइट चॉइस है ए, मेड सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इन द गिवन पैसेज स्पेशलाइज्ड मींस made suitable for a particular purpose. This is because the World Health Organization is described as a specific agency within the United Nations that focuses on health-related matters. तो यहाँ स्पेशलाइज का मतलब होगा कि सुटेबल है वो एक पर्पस को। WHO का जो रोल है वो है एक स्पेसिफिक एजेंसी का रोल विद इन यूनाइटेड नेशंस जो कि फोकस कर रहा है हेल्थ रिलेटेड मैटर पे। इट इज नॉट जस्ट एनी एजेंसी but one that has particular role and expertise in global health, which aligns the idea of being made suitable for a particular purpose. तो ये जस्ट कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, ये एक एजेंसी है जिसका एक रोल है, एक्सपर्टीज है ग्लोबल हेल्थ के अंदर। The passage highlights that WHO deals with global health issues such as controlling and preventing diseases, which indicates that its functions are tailored to specific purpose of improving and maintaining global health। तो पैसेज ये हाईलाइट कर रहा है कि WHO जो है
वो ग्लोबल हेल्थ इश्यू से डील करता है। जब वो कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकता है डिसीजेस को, तो इसका फंक्शन बड़ा स्पेसिफिक है। इसीलिए जब हमने कहा स्पेशलाइज्ड, तो हमने कहा मेड सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। Next, international health workers can be seen working in all kinds of surroundings in desert, jungle, mountain, coconut groves and rice field. Here, international means belonging to the whole world, involving multiple countries across the globe, believing in cooperation among nations, belonging to an organization which has something to do with different nations. तो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर को हमने कहा कि वो काम करते मिल सकते हैं हमें डेजर्ट में, जंगल में, माउंटेन में। तो यहां पर इंटरनेशनल जो है हेल्थ वर्कर, उसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल का मतलब क्या है? बिलोंगिंग टू होल वर्ल्ड, इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, बिलीविंग इन कोऑपरेशन अमंग नेशंस, बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज समथिंग टू डू विद डिफरेंट नेशंस। कौन सा चॉइस करेक्ट आप मार्क कर सकते हैं? फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो करेक्ट आंसर है बी, इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो टर्म जो इंटरनेशनल है उसका मतलब ये है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अलग अलग कंट्री से आते हैं। दे कम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज वर्किंग टुगेदर अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में काम करते हैं। इट हाईलाइट्स दैट दीज हेल्थ वर्कर्स ऑपरेट इन डाइवर्स एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स ग्लोबली रादर देन बीइंग लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक कंट्री। तो ये हाईलाइट कर रहा है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो डाइवर्स और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं रादर देन एक पर्टिकुलर कंट्री के। Their efforts are part of worldwide initiative to improve health and control diseases across international boundary. उनका काम ही है कि वो ऐसे वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव लें जो कि इंप्रूव करें हेल्थ को और कंट्रोल करें डिजीज को इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस। They help the sick to attain health and healthy to maintain their health. Here, they stands for desert, rice field, international health worker, jungles. तो वो हेल्प करते हैं सिक को हेल्थ अटेन करने के लिए, पाने के लिए, और हेल्दी को और हेल्दी बनाने के लिए। तो ये जो दे वर्ड है इसका मतलब क्या है? अगेन आप ट्राई कर सकते हैं इसको, फिर हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इज सी, इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स। इन दिस सेंटेंस दे हेल्प द सिक टू अटेन हेल्थ। तो सेंटेंस के अंदर जो आया था दे लिखा हुआ था कि वो जो लोग सिक हैं, जो बीमार हैं, उनको वो ठीक करते हैं। तो प्रोनाउन दे जो है वो रेफर कर रहा है एक सब्जेक्ट को, और वो सब्जेक्ट जो है एक्टिवली इन्वॉल्व है लोगों को ठीक करने के लिए और एग्जिस्टिंग हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो इसी कंटेक्स्ट में WHO को करा गया था शुरू से डिफाइन, तो इसीलिए आंसर आना चाहिए WHO से रिलेटेड। सो पैसेज ये मेंशन कर रहा है इसके बाद कि इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो वेरियस एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, जैसे डेजर्ट, जंगल, माउंटेन एक्सेट्रा। The sentence in question is discussing the role of these workers in helping both sick individual and healthy individual. तो ये आर्टिकल आर्ग्यू करता है, बात करता है कि जो लोग बीमार हैं उनकी भी हेल्प हो पाए और जो हेल्थी इंडिविजुअल है उनको भी हम कर पाए ठीक और हेल्दी कर पाए। इसलिए करेक्ट आंसर है सी, इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट पैसेज, WHO assists different national health authorities not only in controlling diseases but also in preventing them altogether. तो WHO असिस्ट करता है बहुत सारे ऐसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज को, सिर्फ कंट्रोल करने में डिजीज को नहीं, उसको प्रिवेंट करने में भी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? WHO assists many others in addition to national health authority. It assists more in preventing diseases than in controlling them. WHO assists in controlling diseases only if they have not been prevented. Yeah, fourth, WHO assists both in controlling diseases and preventing them. हमें चूज करना राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट आंसर है डी, WHO assists both in controlling diseases and preventing them. तो पैसेज ये स्टेट करता है बड़ा क्लियरली कि WHO जो है वो असिस्ट करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सिर्फ डिजीज को कंट्रोल करने में नहीं, उसको प्रिवेंट भी करने में। इसीलिए जो WHO का रोल है वो बोथ कंट्रोलिंग रोल है एंड प्रिवेंटिंग रोल है। तो वो कंट्रोल करता है डिजीज को और उनको प्रिवेंट करता है। Fifth and last question on this paragraph, total prevention of diseases is possible in a number of ways.
The author has given illustrations of only two such ways, only one such way, more than two such ways, none of these. तो आपको बताना है कि जो ऑथर ने एग्जाम्पल दिया था, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल इन अ नंबर ऑफ वेज, तो आंसर देख लेते हैं हम. आंसर इज ए, ओनली टू सच वेज. एक्सप्लेनेशन. In the passage, the author provides two specific examples of disease prevention methods. One is vaccination, especially in young kids, and spraying of house with poisonous substances to kill disease-borne insects. तो दो एग्जाम्पल दिए गए थे. एक था हाउस के अंदर स्प्रे कर लो पॉइजनस सब्सटेंसेस का, जिसके कारण कि सारे इंसेक्ट कैरिंग इंसेक्ट्स मर जाए. तो these examples illustrate the ways in which disease prevention can be achieved, thus supporting the answer that the author has given illustrations of only two such ways. तो एग्जैक्टली दो वे बताए गए थे, दो से कम नहीं, दो से ज्यादा नहीं, इसलिए ओनली टू सच वेज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पैसेज आ गया हमारे पास. Pidgins are languages that are not acquired as mother tongues and that are used for a restricted set of native communicative functions. They are formed from a mixture of languages and have a limited vocabulary and a simplified grammar. तो Pidgins are languages that are not, तो Pidgin ऐसी लैंग्वेज की कैटेगरी है जो मदर टंग से इंक्वायर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हमने हिंदी बोलने से शुरू करा होगा क्योंकि हमारी मदर पहले हिंदी बोलती थी. तो पर पिडगिन ऐसी लैंग्वेज नहीं होती और उसका बड़ा लिमिटेड यूज होता है, उसका रिस्ट्रिक्टेड सेट है कम्युनिकेटिव फंक्शंस का. तो ये कैसे फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है लैंग्वेज के मिक्सचर से, और इनकी काफी लिमिटेड वोकैबुलरी होती है और काफी सिंपल ग्रामर भी होती है. पिडगिन सर्व्स एज अ मीन ऑफ communication between speakers of mutually intelligible languages and may become essential in multilingual areas. तो पिडगिन्स जो है वो स्पीकर के बीच में बात करना अलाउ करते हैं, पर उनकी बात अगर कोई दूसरा सुने तो उसको लगेगा ये कुछ अनइंटेलिजिबल बात कर रहे हैं, मतलब लोगों की समझ में नहीं आएगी. और ये जरूरी है ऐसी जगह में जहां पर मल्टीलिंगुअल हो, जहां पर मोर देन वन तरह के लोग हों. A Creole develops from a Pidgin when the Pidgin becomes a mother tongue of the community. तो अगर पिडगिन को बड़ा वाइडली एक्सेप्ट कर लिया जाए और वो पूरी एक कम्युनिटी की भाषा बन जाए, मदर टंग बन जाए, तो वो कहलाएगी क्रियोल. To cope with the consequent expansion of communicative functions, the vocabulary is increased and the grammar becomes more complex. तो अब कम्युनिकेटिव फंक्शंस जो है उनको एक्सपैंड करना है. तो अगर एक्सपैंड करना है तो जो ओरिजिनल इनके पास नॉलेज थी वो काफी नहीं है, तो इसको कोप करने के लिए उनको मदर टंग सीखना होगा, और इसके साथ साथ धीरे धीरे वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज करेगी और ग्रामर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. Where a Creole and the standard variety of English coexist as in the Caribbean, there is a continuum for most extreme form of Creole to form that is closest to standard language. तो अगर ये क्रियोल है तो कई ऐसी जगह है जहां वो स्टैंडर्ड इंग्लिश के साथ एग्जिस्ट करती है, जैसे कि कैरिबियन में. तो यहां से हमें एक लगातार सप्लाई मिलनी चाहिए क्रियोल की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज की काफी करीब हो. Linguists mark off relative positions on the Creole continuum as a basidialect, the mesoselect and the acrolate. तो लिंग्विस्ट जो है वो इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं क्रियोल की, उनको कहते हैं बिगिनिंग में है, मिडल में है या एंड में है. In such situations, most Creole speakers can vary their speech along the continuum, and many are also competent in standard English or of their vocabulary. तो ऐसी सिचुएशंस में जो ज्यादातर क्रियोल के स्पीकर होते हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं अपनी स्पीच, और इसी तरह वो कॉम्पिटेंट हो सकते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में अपने कंट्री की. तो हमें 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं.
अ पिडगिन डेवलप्स इन अ सिचुएशन व्हेन, तो पिडगिन कब डेवलप होता है? एक सिचुएशन में डिफरेंट एंड म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट साइड बाय साइड। तो एक से ज्यादा भाषा है जो कि अनइंटेलिजिबल है, जो समझदारी में नहीं आ रही, और वो एग्जिस्ट कर सके साइड बाय साइड, तब क्या पिडगिन डेवलप होता है? अ क्रियोल बिकम्स अ मदर टंग ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। क्रियोल क्या मदर टंग बन जाती है एक कम्युनिटी का? अब तो पिडगिन तब डेवलप होता है। या अ लैंग्वेज विद रिस्ट्रिक्टेड वोकैबुलरी अंडरगोज एन एक्सपेंशन इन ग्रामर एंड वोकैब। तो लैंग्वेज जिसकी भाषा छोटी हो, जिसके अंदर वर्ड्स थोड़े हों, वो एक एक्सपेंशन करता है ग्रामर और वोकैब के ऊपर। टू सिमिलर लैंग्वेजेस आर मिक्स्ड टू क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज। तो पिडगिन कब डेवलप होता है? क्या ऐसा होता है कि अगर दो सिमिलर लैंग्वेजेस हों, उनको मिक्स कर दिया जाए तो एक नई लैंग्वेज बनेगी? अब हिंट हमारी पहली लाइन में, पिडगिन्स आर लैंग्वेजेस दैट आर नॉट acquired as मदर टंग। इतना बोला गया हमें। तो अगर हम इसको देखें और फिर क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा सा कि इसके लिए बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी होगी और सिंप्लीफाइड ग्रामर होगा। सो पिडगिन डेवलप्स इन अ सिचुएशन व्हेन different and mutually unintelligible languages exist side by side. This seems to be what correct. Creole becomes the mother tongue of linguistic community. तो तब क्या पिडगिन डेवलप होगा? नहीं होगा। A language with restricted vocabulary undergoes an expansion in grammar and vocab. ये रिजल्ट है पिडगिन का, पिडगिन के कारण ये नहीं हो रहा, इसलिए कहा था। Two similar languages are mixed to create a new language. Again ये क्लियरली कहीं भी पिडगिन के बारे में ऐसा नहीं बोला गया। तो करेक्ट आंसर इज ए, different and mutually unintelligible languages exist side by side. According to the passage, Pidgin develops in context where speakers of different and mutually unintelligible languages need to communicate with each other. तो पिडगिन तब डेवलप होता है जब कुछ लोग ऐसे जो कि आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहे तो कैसे करें? पिडगिन के थ्रू। पिडगिन arises as a means of communication in such multilingual areas where the speaker cannot understand each other's native language. तो जो लोकल लोग हैं, अगर वो एक दूसरे की भाषा ना समझ पा रहे हो, तब वो पिडगिन को यूज कर सकते हैं ऐसी जगह। द पैसेज एक्सप्लेन्स दैट पिडगिन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस एंड आर यूज्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शन बिटवीन स्पीकर्स ऑफ दीज डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो पैसेज ने एक्सप्लेन करा कि पिडगिन जो है वो फॉर्म होते हैं कुछ लैंग्वेजेस के मिक्सचर से, और फिर उसको लिमिटेड यूज के लिए रिलीज करा जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ अ पिडगिन इज देयरफॉर स्पेसिफिकली टाइड टू द प्रेजेंस ऑफ दीज म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेजेस एक्सिस्टिंग अलोंगसाइड ईच अदर। तो पिडगिन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास ऐसी भाषाएं हो जो एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो, तो उन लैंग्वेज के लिए हमें पिडगिन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज अ पिडगिन बिकम्स अ क्रियोल व्हेन। तो पिडगिन क्रियोल कब बन जाती है? तो हमें बोला गया था अ क्रियोल डेवलप्स फ्रॉम द पिडगिन व्हेन द पिडगिन बिकम्स द मदर टंग ऑफ द कम्युनिटी। इट सीजेस टू बी मींस ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं ऐसा नहीं कहा गया। इट बिकम्स द मदर ऑफ अ न्यू जनरेशन, ये भी स्ट्रिक्टली नहीं है। इट बिकम्स अ मदर टंग सीम्स अबाउट करेक्ट, ऐसे ही लिखा था। Its vocabulary undergoes some kind of a change, not necessarily. Two or more languages are mixed with an existing पिडगिन। दो या दो से ज्यादा भाषाओं को मिक्स करा जाता है एग्जिस्टिंग पिडगिन के साथ। अगेन ऐसा नहीं कहा गया, तो बी सीम्स टू बी करेक्ट आंसर। डिटेल में देख लेते हैं। According to the passage, a Pidgin evolves into a Creole when it becomes mother tongue of the community. This transition occurs because Pidgin, originally a simplified means of communication, start being used by the next generation as a primary language. ऐसा इसलिए होता है कि क्रियोल जो बन जाता है मदर टंग, वो तब इवॉल्व करता है क्योंकि ये एक सिंप्लीफाइड मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए हो सकता है प्राइमरी लैंग्वेज बन जाए। Consequently, to meet the expansive communicative needs of the community, vocabulary increases.
तो लोगों की नीड को मीट करने के लिए जो वोकैबुलरी होती है, द नंबर ऑफ वर्ड्स वी नो, वो इंक्रीज हो जाता है और ग्रामर बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ क्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज a creole continuum is a linguistic term for the mixture of two or more languages। तो उसने कहीं बात करी है क्रियोल कंटिन्यूम की, तो हमें बताना है कि क्रियोल कंटिन्यूम क्या है। तो वो यहाँ पर कुछ कवर हुआ है क्रियोल कंटिन्यूम। तो हमें कहा गया है लिंग्विस्टिक्स मार्क द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द क्रियोल कंटिन्यूम एज द बाइसिलेक्ट, मेसोसिलेक्ट एंड आर्कोसिलेक्ट। तो करेक्ट जो है इसकी चॉइस कौन सी है हमें बताना है। A linguistic term for mixture of two or more languages गलत है। A record of continuous history of Creole again गलत है, ये Creole continuum का काम नहीं है। A scale which measures the linguistic competence of speaker, ये ठीक लग रहा है। A scale in which the proximity of Creole to the understand language is measured। तो ऐसा स्केल जिसमें क्रियोल की जो है वो नियरनेस है स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रियोल जो होता है वो काफी रेयर वर्ड्स का बनता है। करेक्ट आंसर देख लेते हैं। is a scale in which proximity of Creole to the standard language is measured। So पैसेज ने डिस्क्राइब करा क्रियोल कंटिन्यूम ऐसा स्केल जो रिप्रेजेंट करता है ऐसी रेंज जो कि मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्रियोल है टू फॉर्म द क्लोजेस्ट टू स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसके करीब ही कुछ हमारे हाथ में आए थे क्रियोल के थ्रू। दिस कंटिन्यूम अलाउज फॉर वेरिएशन ऑफ स्पीच अमंग क्रियोल स्पीकर्स। तो लोगों की अलग अलग लोगों की अगर स्पीच है तो उसके अंदर वेरिएशन आ सकता है क्रियोल स्पीकर के कारण, showing how their language can range from more Creole-like form to a form that resembles in standard English। तो जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग है, ये सारे लैंग्वेज का पार्ट है, इसके कारण वो जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उस जैसे दिख सकते हैं, लोग उस जैसे बोलने में हो सकते हैं। Therefore, option C accurately captures the idea of Creole continuum, a scale measuring how close or far the Creole is from the standard language। Fourth question. According to the passage, biselect means an impure form of Creole, a form of Creole which is furthest from the standard language, a form of Creole that has an extended vocab, a form of Creole which is very close to the standard language। तो हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बासिलेक्ट, ये एक टेक्निकल वर्ड लग रहा है कुछ, यहाँ की आया था ये द फर्देस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा ऐसा है तो फर्देस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो वो पार्ट बी लग रहा है, बाकी सब इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। यस, आंसर यही है, विच इज फर्देस्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो इन द पैसेज टर्म बाइसिलेक्ट is used to describe the form of Creole that is furthest from standard language। Last one, इस पैराग्राफ के ऊपर find out a word in the passage which is opposite meaning to the word simplified। तो simplified के ठीक उल्टा वर्ड जो है वो आपने बताना है, क्या वो है कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंशन, रिस्ट्रिक्टेड या कॉन्सिक्वेंट। 4 वर्ड्स हैं आपके पास, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। आप ट्राई कर सकते हैं और फिर हम बात करेंगे कि राइट आंसर कौन सा है। तो इस पैसेज के अंदर से हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि ऑपोजिट इन मीनिंग हो टू द वर्ड सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड से उल्टा अल्फाबेट वर्ड क्या होगा। तो क्विकली रीड करने की कोशिश करते हैं। Pidgins are languages that are not acquired as mother languages and that are used for restrictive set of communication functions। ठीक है, ये बताया गया है Pidgin की डेफिनेशन। They are formed from a mixture of languages and have limited vocabulary and a simplified grammar। तो ये सिंप्लीफाइड वर्ड था जो उन्होंने कहा कि इसका ऑपोजिट बताओ ढूंढकर पैराग्राफ में से।
Pidgins serve as means of communication between speakers or mutually unintelligible languages and may become essential in multilingual area. ठीक है, ये बताया गया कब वो कैसे बनता है, कैसे यूज होगा. A creole develops from a Pidgin when the Pidgin becomes mother tongue of the community. To cope with subsequent expansion, the vocabulary is increased and grammar becomes more complex. तो एक ये वर्ड आया कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स जो है वो ठीक हमारे जो सिंप्लीफाइड था उसका ऑपोजिट लग रहा है. तो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन. और ये ऑप्शन अगर है लिस्टेड ऑप्शंस में तो दिस में भी द राइट आंसर. तो देखते हैं, पहला ये ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स, सेकंड एक्सपेंशन, रिस्ट्रिक्टेड, कॉन्सिक्वेंट. बाकी वर्ड्स भी इसमें आकर करते हैं पर उनका मीनिंग सिंप्लीफाइड से ऑपोजिट नहीं है. सिंप्लीफाइड से ऑपोजिट वर्ड जो है उसका वर्ड है कॉम्प्लेक्स. तो हम पाएंगे यस एक्सप्लेनेशन में. इन द पैसेज द वर्ड सिंप्लीफाइड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रामर ऑफ पिडकिंस. ऑपोजिट जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा. ये रेफर कर रहा है समथिंग जो ज्यादा इंट्रिकेट हो, ज्यादा इन्वॉल्व हो. तो ये पैसेज मेंशन कर रहा है कि पिडकिन के अंदर एक सिंप्लीफाइड ग्रामर होती है जो कंट्रास्ट करती है more complex grammar of Creole. Thus, complex is a word that is opposite in meaning to the word simplified. Okay. So, this is all for today. Thank you. आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप चैट में डाल सकते हैं. We'll be very happy to answer them. लीना कोतवाल, अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप डाल सकते हैं चैट में. कोई कमेंट है आपका? Anything you want changed in these lectures? You can again let us know. Good. आपने आंसर करने की कोशिश करी कुछ क्वेश्चंस को. Yes, this is the right way to do it. ये बिल्कुल सही तरीका है. आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ और इस तरह आप इंग्लिश को मास्टर कर पाएंगे. आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, चैट के थ्रू, हमारे चैटबॉट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं या इन यूट्यूब चैट्स के थ्रू भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. Thank you. That is all for today.